प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी जबरदस्त पॉलिटिकल भविष्यवाणी की है। 2024 में भी वही प्रधानमंत्री होंगे। नरेंद्र मोदी को करीब से जानने वाले एक बात साफ कहते हैं, मोदी जब कुछ बोलते हैं तो उसके पीछे पूरी पॉलिटिकल रिसर्च होती है। सोचिए, कुछ तो वजह होगी, कुछ तो बात होगी, तभी तो नरेंद्र मोदी ने 2018 में कह दिया कि वो 2023 में आने वाले अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देंगे और अब 2023 में वो 2028 की बात कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि सीक्रेट वरदान मिला है। पब्लिक के बीच एक बात बहुत सुनी जाती है, मोदी के कुछ घोर विरोधी भी कहते सुने जाते हैं कि जब तक सामने राहुल गांधी है, मोदी को हराना नामुमकिन है। क्या सच में मोदी के लिए वो सीक्रेट वरदान राहुल ही हैं? नरेंद्र मोदी को एक सीक्रेट वरदान मिला है। वो वरदान क्या है? क्या नरेंद्र मोदी को यही सीक्रेट वरदान 2024 में तीसरी बार पीएम बनाएगा? एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। हाँ, बड़ा सीक्रेट वरदान है जी। से सीक्रेट वरदान को सिद्ध कर सकता हूं। मोदी ने इस सीक्रेट वरदान के बारे में क्या बताया? किसका नाम बताया? किसका छिपाया? मोदी को यह वरदान कहां से मिला है? किसने दिया है? आज हम मोदी को मिले इसी सीक्रेट वरदान का गहरा राज खोलेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मोदी के पास, हिंदुस्तान के सबसे बड़े लीडर नरेंद्र मोदी, दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर मोदी, मास अपील के लिहाज से दुनिया के हर राष्ट्राध्यक्ष पर अव्वल मोदी। तो क्या यही है मोदी को अजय बनाने वाला वरदान, या फिर कोई और ही दे रहा है मोदी को जीत वाला दान? इस सवाल का जवाब अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा के भीतर मोदी के 133 मिनट में छिपा है। इसे मोदी के 133 मिनट का आफ्टर इफेक्ट कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के 26 दुश्मनों के खेमे में मोदी नाम का अर्थक्वेक आ गया है और यह भूकंप ऐसा है कि पूरा का पूरा विपक्ष अभी भी झटके पे झटका खा रहा है। राहुल की हालत तो ऐसी है कि गुरुवार खत्म हुआ तो शुक्रवार को भी वो मोदी मोदी वाला टेप ऑन करके बैठ गए। 20 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 20 से ज्यादा बार मोदी का ही नाम लिया। प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जी ने कल प्रधानमंत्री को देखा कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री को ये पता नहीं लग रहा है। प्रधानमंत्री, शायद पीएम मेरा चेहरा टीवी पे नहीं देखना चाहते, पीएम मेरी वीडियो के बारे में बात करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर, he becomes prime minister, but the prime minister should, it's tragic to watch Mr. Narendra Modi. It's the prime minister, and watching the prime minister, misunderstanding in the mind of Narendra Modi ji what the prime minister of India is. कांग्रेस की टाइमलाइन पर मोदी मोदी, आम आदमी पार्टी के प्रोफाइल पर मोदी मोदी, दीदी की पार्टी भी कह रही है मोदी मोदी, लालू की पार्टी भी बोले मोदी मोदी, नीतीश भी बोलने लगे मोदी मोदी। विरोधियों को मोदी के नाम से ऑब्सेशन नहीं, अब मोदी का नाम सुनते ही टेंशन होने लगी है। 24 घंटे से मोदी 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 और सिर्फ मोदी। हर विरोधी बस इसी नाम का जप कर रहा है। मोदी ने इसका हिंट खुद दिया है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। डेमोक्रेसी को दबाना चाहते हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। राजा के सिवा कोई नहीं बोलेगा। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये लोग घबराए हुए लोग हैं, डरे हुए लोग हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। प्रधानमंत्री साहब, नरेंद्र मोदी, परेशानी है ही न जी। अब इतनी पार्टियां एकजुट हो रही है तो परेशान है लोग, तो अपना रहे परेशान, हम लोग क्या। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी जी, ना आपके ना आपकी पार्टी को ये बात कभी समझ में आएगी। वो अपनी पीठ थपथपाते रहे, हम लोगों को कोसते रहे। पिन पॉइंट करके झूठी स्क्रिप्ट लिख के फेक नैरेटिव बनाना, यही है मोदी विरोधी इकोसिस्टम का नया वाला फसाना। देश सिर पैर का पोस्टर बनाना, उसे सोशल मीडिया पर फैलाना, यह कांग्रेस का गेम प्लान है। मोदी को मैसेंजर ऑफ लाइज बताना, राहुल को मैसेंजर ऑफ सच्चाई बताना, 24 के लिए कांग्रेस की यही लाइन है। अपनी गलतियों पर पर्दा डालना, उसके लिए भी मोदी को ही कोसना,
ये केजरीवाल की पार्टी का पोस्टर वॉर है। इन दिनों नीतीश की पार्टी का भी यही काम है। ये कौन सा सियासी तामझाम है? आज हम विपक्ष के इसी पॉलिटिकल सर्कस को एक्सपोज करेंगे। गुरुवार को संसद में मोदी आओ का नारा लगा और जब मोदी आए मोदी छाए, विरोधियों के हर आरोप का फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जवाब देना शुरू किया तो विरोधी सदन छोड़कर भाग खड़े हुए। शुक्रवार को एक नया एपिसोड लॉन्च हुआ। लोकतंत्र खतरे में है वाला पुराना पोस्टर एक बार फिर से निकला। आगे आगे राहुल और सोनिया गांधी, पीछे से पूरा विपक्ष जुटा। कौन कहां जाएगा, कहां जाकर बैठेगा, कहां जाकर खड़ा होगा, कितने मोबाइल निकलेंगे, अलग अलग एंगल से कितने वीडियो बनेंगे, कहां कहां तक वीडियो फैलाए जाएंगे, सबकी फुल कोरियोग्राफी हुई। इसके बाद राहुल की एक दूसरी एंट्री हुई। इस बार कैमरा कांग्रेस दफ्तर में लगा। 20 मिनट में 20 बार राहुल ने मोदी का नाम लिया और वही सुलगाने वाला बयान दोहराया। मोदी ने मणिपुर को जला डाला, मोदी ने सब तबाह कर डाला। कल प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में 2 घंटे, शायद 2 घंटे 13 मिनट भाषण किया। उसमें अंत में 2 मिनट उन्होंने मणिपुर की बात की। विषय कांग्रेस नहीं था, विषय मैं नहीं था, विषय मणिपुर है। मणिपुर में क्या हो रहा है और उसको एकदम क्यों नहीं रोका। आज 2 स्टेट है, स्टेट की हत्या कर दी गई है और उसको चीर दिया गया है। इसलिए मैंने बोला हिंदुस्तान की हत्या मणिपुर में बीजेपी ने कर दी है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस प्रकार से कैसे बोल सकता है। प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, आग बुझाना नहीं चाहते हैं। यह है सच्चाई। आपने एक बात नोट की होगी, राहुल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही कहा कि मोदी ने मणिपुर पर सिर्फ 2 मिनट की स्पीच दी। राहुल के इस बयान को कांग्रेस के इकोसिस्टम ने नमक मिर्च लगाकर सोशल मीडिया पर परोस दिया। कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम को लीड करने वाली सुप्रिया श्रीनेत ने तो बाकायदा टाइम बता दिया कि मोदी ने मणिपुर पर शाम 6:44 पर बोलना शुरू किया और 2 मिनट बाद 6:46 पर मणिपुर के टॉपिक का द एंड कर दिया। यह प्रोपेगेंडा सिर्फ ट्वीट तक सीमित नहीं रहा, वीडियो बनाकर मोबाइल पहुंचाया गया। कैप्शन वही 2 मिनट वाला दिया गया। मगर कांग्रेस के इस एजेंडे में फैक्ट्स की कमी थी। फैक्ट यह था कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट पर 2 मिनट नहीं 30 मिनट से ज्यादा लंबी स्पीच दी। मोदी ने गुरुवार को शाम 6:40 पर मणिपुर पर बोलना शुरू किया और आधे घंटे तक विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया। अपनी स्पीच का अंत भी मोदी ने मणिपुर पर ही किया। अपने भाषण में 18 बार मणिपुर शब्द का जिक्र किया। लेकिन कांग्रेस के इकोसिस्टम ने क्या झूठ फैलाया कि मोदी ने तो सिर्फ 2 मिनट ही मणिपुर पर बयान दिया। मोदी को नीचा दिखाने के लिए विरोधी सरासर झूठ बोल रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका सबूत टीएमसी के डेरेक ओब्रायन के ट्वीट में है। जनाब ने कहा मोदी ने मणिपुर पर सिर्फ 4 मिनट बोला। अब इंडिया गुट में यह कंफ्यूजन तो फैलेगा ही, क्योंकि विरोधी तो मणिपुर पर मोदी को सुनने से पहले ही संसद से भाग खड़े हुए थे। वो अगर रुक जाते तो 2 मिनट नहीं पूरे आधे घंटे तक मणिपुर पर मोदी को सुनते। लेकिन सुनना गेम प्लान का हिस्सा था ही नहीं। मकसद तो मणिपुर पर हंगामा खड़ा करना था। कांग्रेस ने शांति के प्रस्ताव पर भी सदन में भी अशांति फैलाने का प्रयास किया और मणिपुर में भी अशांति फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। श्रीमान राहुल गांधी जी का लॉन्च एक बार फिर फेल और फ्लॉप हो गया। जब वो सदन में कुछ नहीं बोल पाए तो सड़क पर आकर वही गाली दोबारा निकालने का प्रयास किया। अभद्र भाषा का प्रयोग, अपशब्द कहना, झूठ बोलना एक आदत सी कांग्रेस के नेताओं की बन गई है और ये इनका अहंकार और घमंड इनको घमंडिया गठबंधन को बनाता है। क्या कोई भारत माता का सपूत अपनी मां के टुकड़े टुकड़े की बात सोच सकता है? भारत माता की हत्या की बात सोच सकता है? अगर श्रीमान राहुल गांधी जी
आप सदन में तो 10 मिनट भी नहीं रहते। आप आए, भाषण दिया, आप चले गए। बांसवाड़ा तो आप चले गए, लेकिन भीलवाड़ा नहीं गए। लेकिन आखिरकार आपको तो नफरत के बीज बोने की आदत है, राजनीतिक लाभ उठाना है। आपका हाल भी श्रीमान राहुल गांधी जी वैसा ही है, जैसे बिन पानी मछली तड़पती है ना, आप भी बिन सत्ता के वैसे ही तड़प रहे हो, कुछ भी बोलते हो। मणिपुर की मैं बात करूं तो नफरत के बीज किसी ने बोए थे तो श्रीमान राहुल गांधी जी के परिवार ने, इनकी पार्टी ने बोए थे। पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो आज जो नफरत देखने को मिलती है वो किसी और की दी हुई नहीं, नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी की है। विपक्ष ने मोदी की स्पीच का बॉयकॉट कर दिया तो अगले दिन एक नया चैप्टर शुरू कर दिया। माहौल यह बनाया गया कि राहुल ने एक बार फिर संसद में मोदी को पानी पिला दिया। मोदी का गला सूख गया। राहुल का एज दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर यह कैंपेन चलाया जाने लगा कि राहुल की स्पीच के व्यूज लाखों में थे, मोदी को बीजेपी के नेताओं को सुनने वाला कोई नहीं था। राहुल को 12 लाख व्यूज मिले, स्मृति को 28,000 व्यूज मिले। कांग्रेस ने दावा किया कि यूट्यूब पर राहुल गांधी के वीडियो को पीएम मोदी के वीडियो से ज्यादा लोग देख रहे हैं। सच्चाई यह है कि चुनाव हो या सोशल मीडिया, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के सामने कहीं नहीं ठहरते। इस वक्त पूरी दुनिया में जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनमें नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलोवर्स हैं। ट्विटर पर 9 करोड़ से अधिक फॉलोवर्स नरेंद्र मोदी के हैं। दूसरे नंबर पर भी राहुल नहीं, अमित शाह हैं, जिनके 3.3 करोड़ फॉलोवर्स हैं। राहुल गांधी 2.4 करोड़ फॉलोवर्स के साथ 5वें स्थान पर हैं। यूट्यूब चैनल्स की बात करें तो नरेंद्र मोदी के पास 1 करोड़ 64 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, वहीं राहुल गांधी के पास 27 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। और यह भी एक फैक्ट है कि इस साल मोदी के यूट्यूब चैनल को 76 करोड़ व्यूज मिले हैं, जबकि राहुल के यूट्यूब चैनल को महज 25 करोड़ व्यूज मिले हैं। मोदी ने गुरुवार को राहुल के इसी दिखास और छपास पर तंज कसा था। खेत में वीडियो रिकॉर्ड करवा के वायरल कराने वाली मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर पंच मारा था। जिस दिन राहुल की स्पीच हुई थी, उस दिन कांग्रेस के इकोसिस्टम ने यह तक फैलाया कि लोकसभा टीवी ने स्पीच के दौरान राहुल को कम फुटेज दी, लोकसभा स्पीकर को ज्यादा, और यहां भी तानाशाह वाला टेक्स्ट मोदी के लिए फिट करके फैलाया। और शुक्रवार को जब राहुल कैमरे पर आए, उनसे यह सवाल पूछा गया तो देख लीजिए राहुल के जवाब के बाद कांग्रेस ने कैसे राहुल जी के वीडियो के आगे वाले हिस्से में स्माइली लगाया और मोदी को ताना मारा। शायद कॉन्ट्रडिक्शन है, शायद पीएम मेरा चेहरा टीवी पे नहीं देखना चाहते, मगर फिर पीएम मेरी वीडियो के बारे में बात करते हैं, तो पता नहीं क्या है, बट मुझे लगता है शायद उनको मेरा चेहरा टीवी पे देखना अच्छा नहीं लगता। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने बोलना था, देखिए मुझे अपना काम करना है। मैं जानता हूं कि मीडिया पे कंट्रोल है, लोकसभा राज्यसभा टीवी पर कंट्रोल है, वो उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता हूं, मगर मुझे अपना काम करना है, मैं अपने काम को करता हूं। जहां भी भारत माता पर आक्रमण होगा वहां मैं आपको खड़ा मिलूंगा, भारत माता की रक्षा करते हुए मिलूंगा। मोदी पर यह टारगेटेड अटैक सिर्फ दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। शुक्रवार को तो नीतीश की पार्टी और लालू यादव की पार्टी भी खूब हाथ पैर मारती दिखाई दी। अलग अलग ट्वीट वायरल किए गए, कार्टून छपवाया, मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बोल घुमाए, और जब नीतीश और तेजस्वी यानी बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम कैमरे पर आए तो उन्होंने भी मोदी को डरा हुआ बताया। इंडिया गठबंधन से थर-थर कांप रहे हैं मोदी, कैमरे पर यही नारा लगाया। जहाँ घटनाएं घट गई तो उसी के बारे में भी कोई बयान नहीं। हाउस चलता है, बाहर घूमते रहते हैं, तो ये सब पहले होता था। और ये अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है किसी बात को रखना, तो उसको रख रहे हैं, तो उनको दे। तो अब तो उनको परेशानी है ही न जी। अब इतनी पार्टियां एकजुट हो रही है, यही पटना से शुरू होकर के अब जानते हैं तीसरा भी अब होने वाला है। तो ये सब होने के बाद सब एकजुट होंगे और मिल करके, और जो कुछ भी होगा कि आगे क्या
होना चाहिए, किस तरह से इस देश के विकास के लिए काम होना चाहिए, वो सारी बातें तय करके किया जाएगा। ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सब चूंकि हो रहा है तो परेशान है लोग, तो अपना रहे परेशान, हम लोग को क्या 2024 में बीजेपी साफ हो जाएगी बिहार से। बिल्कुल बिल्कुल, आप पक्का जान लीजिए, इसलिए घबराहट में है। ये सब लोगों को, पूरे देश के लोगों को निराशा हुई है। लगा कि प्रधानमंत्री जी कुछ जो है सही बात करेंगे, लेकिन उनको केवल जो है विपक्ष के ऊपर निशाना साधने से और कोई बात जो है पल्ले नहीं पड़ा। देश हित में जिस प्रकार से बातें बतानी चाहिए थी, जो कदम उनकी सरकार को जो उठाना चाहिए था मणिपुर को लेकर के, वो बातें जो हैं उस हिसाब से उन्होंने कही नहीं। और इस तरह की बातें अगर विपक्ष को बोल रहे हैं घमंडिया या कोई अलग अलग शब्द, तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग घबराए हुए लोग हैं, डरे हुए लोग हैं। और जब से ये गठबंधन बना है, पूरे देश भर में विपक्ष की एकता हुई है, जिसकी कवायद माननीय नीतीश कुमार जी, लालू जी ने पूरे दौर पे जो है शुरुआत की। जैसा बिहार में किया वैसे ही देश में हम लोग करते हैं, तो ये लोग डरे हुए हैं। नतीजा वही होना है जो बिहार में हुआ, वही देश में होना है। तो ये घबराहट की जो है आप कह सकते हैं, उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज भी पहले से जो है बदला हुआ नजर आ रहा था, कोई दम नहीं था। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज नोट कीजिए, कांग्रेस का पूरा खेमा नारे लगा रहा है कि मोदी ने मणिपुर पर कुछ नहीं बोला, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष अपने ट्वीट में लिख रहे हैं कि मोदी सदन में आए, मणिपुर पर अपनी बात रखी, नीचे भले ही वो मोदी पर तंज कस रहे हों, लेकिन ऊपर तो सही बात ही लिख रहे हैं। अब ऐसे में सवाल तो खुद इंडिया गुट पर ही उठ गए हैं, क्योंकि मोदी को घेरने के चक्कर में वो खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई कुछ लिख रहा है तो कोई कुछ लिख रहा है। जालसाजी के आरोप में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा पर कार्रवाई होती है। जांच पूरी होने तक उन्हें राज्यसभा से निलंबित किया जाता है, तो केजरीवाल की टीम इसके लिए भी मोदी पर टूट पड़ती है। और विडंबना देखिए, अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए मणिपुर का नाम ही फिट करती है, मोदी मोदी ही करती है। अद्भुत फैसला है, अजीब फैसला है, हैरान कर देने वाला फैसला है। कभी आज तक ऐसा सुना नहीं गया। और मुझे कल प्रधानमंत्री को देख के लगा कि भारत के प्रधानमंत्री अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। कई बार बला 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 पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। उनको मणिपुर पे बोलना था, उनको मणिपुर पे जवाब देना था, वहां की हिंसा पे जवाब देना था, वहां हो रही दरिंदगी पे जवाब देना था। पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे, उस पर जवाब नहीं देगी ये सरकार। मोदी सरकार को चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ लेना चाहिए, अपना शर्म आनी चाहिए उनको। मोदी जी, पहली बात तो आपको ये बता दें, इस प्रकार की किसी भी बंदर घुड़कियों से, किसी भी कार्रवाई से हम लोग न डरने वाले हैं, न रुकने वाले हैं, न झुकने वाले हैं। अब इतना बदहवास हो गए, इतना परेशान हो गए। जो भी आपके खिलाफ बोलता है उसको उठा के सस्पेंड करो, उसकी सदस्यता खत्म करो। राहुल गांधी जी आपके खिलाफ बोलेंगे, उनकी सदस्यता खत्म करो। राघव चड्ढा आपके खिलाफ बोलेंगे, सदस्यता खत्म करो। तो इसलिए ये ड्रामेबाजी और नौटंकी मत करो। दूध पीता बच्चा मत समझना हम लोगों को। तुम्हारी इन बंदर घुड़कियों से डर के कि ऐसे हम इनके खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। यानी बात सिंपल है, मोदी सदन में आए तो दिक्कत, मोदी सदन में न आए तो दिक्कत, मोदी बोले तो प्रॉब्लम, मोदी न बोले तो भी प्रॉब्लम। विपक्ष का यही एटीट्यूड मोदी के लिए वरदान है। और अगर विरोधी इसी लाइन लेंथ पर चलते रहे तो तय मानिए 2024 में ये वरदान ही मोदी की जीत का समाधान है। विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। हाँ, सीक्रेट वरदान मिला हुआ है जी। और वरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भला ही होगा।
एक उदाहरण तो आप देखिए, मौजूद है। 20 साल हो गए, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन भलाई होता गया। बड़ी खबर बता दें इस वक्त की आपको, 7 से 11 सितंबर तक राहुल गांधी यूरोप के दौरे पर रहेंगे। फ्रांस, बेल्जियम और नॉर्वे में राहुल गांधी के कई कार्यक्रम हैं जिसमें वो शिरकत करेंगे। पेरिस में राहुल प्रवासी भारतीयों से मुलाकात भी करेंगे। यूरोपीय संघ के सांसदों से भी राहुल गांधी की मुलाकात का कार्यक्रम है।